तो बच्चों अब हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन 11वां अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको इसके पात्र बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। मीनू, मीनू के माता पिता, डॉक्टर, आशा, रोहित, बुआ जी व फूफा जी, ये 11वें अध्याय के पात्र हैं। अब मैं आपको अध्याय पढ़ाऊंगी। मीनू के पिताजी की हालत काफी नाजुक हो चली थी। डॉक्टरों ने पूर्ण आराम के लिए कह दिया था। घर में आशा, रोहित, माँ तीनों ही उनकी सेवा में लगे रहते। उनकी यह हालत देखकर माँ बहुत विचलित हो उठी थी। जब माँ को मीनू व आशा का ख्याल आता तो वे बेचैन हो उठती। कौन करेगा इन दोनों की शादी? यदि इनके पिताजी को कुछ हो गया तो क्या होगा हम सबका? आदि अनेक विचार माँ के मस्तिष्क में कौंध जाते। घर में सब मीनू की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी दवाइयों के नशे में चुपचाप लेटे रहते या सोते रहते, परंतु जब भी उन्हें होश आता तो मीनू को ही याद करते। बड़ी बेटी होने के कारण पिताजी को मीनू से विशेष स्नेह था। आसपास के लोगों को जिनको भी पता चल रहा था उनसे मिलने आ रहे थे। यद्यपि उन्हें बात करने के लिए मना किया गया था, फिर भी सब उनकी बीमारी को सुनकर उनसे मिलने आते रहते। इस कारण उन्हें पूर्ण आराम नहीं मिल पा रहा था। सुबह के 9 बजे थे। मेरठ से पहली बस आने का समय हो गया था। सभी की नजरें दरवाजे की ओर थीं। सभी को मीनू के आने का इंतजार था। तभी पिताजी ने थोड़ी सी आंखें खोली और मंद आवाज में बोले, मीनू बेटी नहीं आई अभी तक? पास बैठे रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, अभी तो नहीं आई है दीदी, बस आने वाली ही होगी। इसके पश्चात पिताजी ने अपनी आंखें मूंद ली। अब घर पे सबको मीनू का इंतजार हो रहा था और उसके पिताजी भी उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माँ रसोई में अपना काम कर रही थी, परंतु उनकी नजर दरवाजे की ओर ही थी। उन्हें मीनू का इंतजार था। तभी उन्होंने मीनू को रिक्शे से उतरते हुए देखा। जैसे ही मीनू अंदर आई, माँ को देखकर उसका दिल भर आया। अपना सामान कमरे में रखकर माँ से लिपट गई। माँ, पिताजी की तबीयत कैसी है? माँ बहुत दुखी थी। मीनू की यह बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। भरे कंठ से उन्होंने उत्तर दिया, अंदर कमरे में लेटे हैं। माँ के आंसू देखकर मीनू का दिल भर आया। क्या हो गया है उन्हें अचानक? अभी कुछ दिन पहले तो उन्हें अच्छी हालत में छोड़कर गई थी। दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टरों ने बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है। इस समय उन्हें पूर्ण आराम की आवश्यकता है, कहते हुए माँ का गला भर आया। 2 मिनट तक मीनू चुप खड़ी रही, फिर माँ से बोली, माँ, कहाँ लेटे हैं पिताजी? हाँ बेटी, तुझे तो बीमारी की हालत में बहुत याद करते रहते हैं। सामने वाले कमरे में लेटे हैं, मिल लो। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया, परंतु दयाराम जी की आंखें बंद थी। शायद वे सो गए थे। वैसे भी दवाइयों का नशा सा था। कभी आंखें बंद कर लेते थे, कभी आंखें खोल लेते थे। मीनू ने जब देखा कि उनकी आंखें बंद हैं,
तो उन्हें लगा उन्हें जगाना उचित न समझा। वह बाहर लौटने लगी, तभी पास बैठे रोहित ने कहा, दीदी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मीनू को पिताजी के पास बैठाकर रोहित बाहर चला गया। मीनू चुपचाप बैठी समाचार पत्र पढ़ने लगी। फिर भी उसकी एक नजर समाचार पत्र की ओर थी और दूसरी नजर पिताजी की ओर। उसे इंतजार था कि कब वह जागे और वह उनसे मिले। दयाराम जी ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। मीनू को आभास हुआ कि शायद वे जाग गए हैं। मीनू अपनी कुर्सी से उठी और उनकी ओर बढ़ी। तब तक वे आंखें खोल चुके थे। मीनू को पास खड़ी देखकर उनके चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। धीमी आवाज में वे बोल पड़े, मीनू बेटी, तू कब आई? अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? ऐसी ही है, कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। यहाँ पर मूंद ली का अर्थ हुआ बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि मानो इतना बोलने से ही उन पर काफी जोर पड़ा है। मीनू फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उनकी यह हालत मीनू से देखी नहीं जा रही थी। मीनू का दिल भर आया। आखिर क्या हो गया है उन्हें? वे तो स्वस्थ थे। उनके विचार मीनू के मस्तिष्क में घुमड़ने लगे। उसने सामने रखे समाचार पत्र को फिर उठा लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर कथक नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना की तस्वीर की ओर गई। नृत्य के विभिन्न भावों में खींची फोटो देखकर मीनू को ख्याल हो आया कि आज उसे भी नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। अभी इस समय मीनू के हॉस्टल में क्या था, एनुअल फंक्शन था, तो उसके लिए उसने कथक की तैयारी करी थी। वो कथक की प्रस्तुति देने वाली थी वार्षिकोत्सव में। तो लेकिन अचानक ही उसके पिताजी बीमार पड़ गए, तो उसे मीरापुर आना पड़ा। और अभी वो अखबार पढ़ रही थी, तो उसमें अखबार में एक नृत्यांगना की तस्वीर उसने देखी। तो उसे एकदम से ख्याल आया कि आज अगर वो वहां होती मेरठ, तो आज उसका क्या था, वार्षिक उत्सव था कॉलेज में, तो वहां पर वो अपना प्रस्तुति देती। तभी उसकी नजर घड़ी की ओर गई। घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। उसे ध्यान आया कि यदि वह मेरठ में होती तो इस समय वह कथक नृत्य का अभ्यास कर रही होती। सबसे पहला कार्यक्रम मीनू का कथक नृत्य ही था, परंतु समय को कौन जान सकता है। तभी मीनू की छोटी बहन आशा कमरे में आई और बोली, दीदी अब यहाँ पर मैं बैठती हूँ, आप खाना खा लीजिए, आपको माँ बुला रही है। यद्यपि मीनू की खाने पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, परंतु माँ ने बुलाया था, इसलिए मीनू को जाना पड़ा। माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कहकर मीनू ने टालने की कोशिश की। माँ समझ गई कि पिताजी की ऐसी हालत देखकर मीनू की भूख उड़ गई है। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी, उस दिन तो सभी की भूख उड़ गई थी। रसोई में खाना ही नहीं बना था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। माँ ने मीनू को समझाते हुए कहा, बेटी खाना खा लो, खाना नहीं खाओगी तो पिताजी की सेवा कैसे कर पाओगी, रात दिन जागना होता है उनके साथ। अच्छा माँ थोड़ा सा दे दो, कहकर मीनू ने बिना भूख के ही थोड़ा सा खाना खा लिया
और फिर पिताजी के पास जाकर बैठ गई। लगभग 1 सप्ताह यही कार्यक्रम चलता रहा। हर समय एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहता था। अब जब उसके पिताजी बीमार थे तो हर समय एक ना एक ही वहां पर मौजूदगी रहती थी पिताजी के पास। कभी उसकी बहन आके बैठती थी, कभी उसका भाई आके बैठता था, कभी मीनू स्वयं आके बैठती थी, कभी उसकी माताजी उनके पिताजी के पास बैठती थी। तो ऐसे ही लगभग 1 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलता रहा। कभी माँ तो कभी मीनू, कभी रोहित तो कभी आशा। उन सबकी सेवा व ईश्वर के आशीर्वाद से पिताजी की दशा में काफी सुधार हो गया। अब वे धीरे धीरे अपने आप बैठने भी लगे थे और थोड़ी देर बातें भी कर लेते थे। प्रातः लगभग 9 बजे का समय था। उस समय हल्की हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थी। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। मीनू की बुआ जी और फूफा जी बीमारी की खबर सुनकर मिलने आए थे। बुआ जी और फूफा जी सीधे पिताजी के कमरे में पहुंचे। पहले उन्होंने भैया से कुशल क्षेम पूछी। यहाँ पर कुशल क्षेम का अर्थ हुआ उनकी खैर खबर पूछी या उनका स्वास्थ्य पूछा कि वो कैसे हैं। और फिर इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। पास बैठी मीनू को लगा कि पिताजी से इतनी बातें करना उचित नहीं, क्योंकि उनके साथ पिताजी को भी बोलना पड़ रहा था और उन्हें डॉक्टर ने अधिक बातें करने के लिए मना किया था। एक बार मीनू के मन में आया कि बुआ जी से कह दे कि इतनी बातें न करें। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है, परंतु उनके बड़े होने की शर्म करके वह उनसे कुछ न बोली। बुआ जी वहां बैठी बैठी अपने पड़ोसी की बातें सुनाती रही। फूफा जी बार बार इशारा करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे, परंतु वे कहाँ चुप होने वाली थी। वे लगातार बोलती ही रही। अब मीनू से चुप ना रहा गया। मीनू बोल ही पड़ी, बुआ जी आपको सफर की काफी थकान होगी, आप थोड़ा सा खा पी लीजिए। इतनी देर बुआ जी भी थोड़ा आराम कर लेंगे, पिताजी भी थोड़ा आराम कर लेंगे। यह बात सुनकर बुआ जी को उठना ही पड़ा। अच्छा बेटी लो कहकर बुआ जी वहां से उठ गई और साथ ही फूफा जी भी उठ गए। अगले दिन बुआ जी वापस जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि फूफा जी को अपनी फैक्ट्री में एक आवश्यक काम था। तैयार होने के बाद बुआ जी माँ से बोली, चलते चलते अपने भैया से कुछ बात तो कर लूं। यह कहकर वे पिताजी के कमरे में पहुंची। पिताजी उस समय जाग रहे थे। वे उनसे जाकर बोली, देख भैया, मैं तो अब दिल्ली वापस जा रही हूँ, परंतु अपनी एक सलाह तुझे अवश्य देना चाहूंगी। हाँ बहन जी, कहो ना, क्या कहना चाहती हो। देख, तेरी दो बेटियां जवान हो रही हैं, अब उनकी शादी कर दे। क्या उन्हें पढ़ाने के चक्कर में लगा है? तेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है। कहकर पिताजी ने गर्दन हिलाई और चुप हो गए। भैया, मैं सच कह रही हूँ, जवान बेटियों की तो बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। इनकी शादी हो जाए तो तुझे कम से कम छुट्टी तो मिल जाएगी। फिर रह गया रोहित, वह तो लड़का है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। बुआ जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा।